नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे सीमेंट प्लास्टर और उससे जुड़ी समस्याओं पर। बात करेंगे कि घर का प्लास्टर आखिर गिरने क्यों लगता है, झड़ने क्यों लगता है और विस्तार से जानेंगे उन सभी वजहों के बारे में जो इन समस्याओं की जड़ हैं। साथ ही बात करेंगे कि ऐसा क्या करें कि इस समस्या का सामना ही ना करना पड़े। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका साथ इस चैनल को और मजबूत करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां सबसे पहले यह बता दूं कि हम जिस प्लास्टर की बात करने वाले हैं वो है ऑर्डिनरी या ट्रेडिशनल सीमेंट प्लास्टर। यह प्लास्टर करने का सबसे प्रचलित और प्राचीन तरीका है। इसमें जो मसाला यूज होता है उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर ही तैयार किया जाता है। यह सीमेंट, बालू और कुछ अन्य चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। आइए अब चलते हैं आज के मेन मुद्दे पर, जहां बात करेंगे कि आखिर यह प्लास्टर झड़ता या गिरता क्यों है। देखिए, प्लास्टर गिरने या झड़ने के पीछे एक नहीं बल्कि अनेक कारण होते हैं। आज हम उन सभी पर डिटेल में बात करेंगे। मैं कह सकता हूं इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप उन सभी वजहों से भली भांति वाकिफ हो जाएंगे, जिनमें पहले नंबर पर है क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। प्लास्टर के लिए जरूरी रॉ मटेरियल्स जैसे सीमेंट, सैंड और वाटर अच्छी क्वालिटी के हों, यह बेहद जरूरी है, अन्यथा प्लास्टर गिरने या झड़ने की समस्या आनी तय है। सीमेंट के बारे में अधिक जानकारी के लिए ऊपर आई बटन पर दिए गए लिंक में क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, और सैंड के बारे में इसी वीडियो में आगे बताएंगे। रही बात पानी की, तो मोटे तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि प्लास्टर के मसाले में जो पानी मिलाया जा रहा है, अगर वो पानी पीने लायक है तो सही है, अन्यथा उसकी जांच करवा ही लेनी चाहिए। खराब पानी बढ़िया से बढ़िया मसाले को बेकार करने के लिए अकेला ही काफी है। दूसरे नंबर पर है मिक्सिंग रेशियो, यानी कि मसाला बनाते वक्त कितना सीमेंट और कितना सैंड मिलाना है। दरअसल ये रेशियो इस बात पर निर्भर करता है कि प्लास्टर होना कहां पर है, जैसे घर के अंदर दीवारों पर, बिल्डिंग के बाहरी हिस्से पर या फिर छत इत्यादि पर, क्योंकि इसी के मुताबिक यह रेशियो भी अलग अलग होता है। जैसे अगर प्लास्टर छत पर करना है तो इसके लिए जो मिक्सिंग रेशियो होगा वो है 1:3, यानी कि 1:3 का, जिसमें 1 सीमेंट की मात्रा है और 3 सैंड की। ऐसे ही अगर प्लास्टर दीवारों पर करना हो तो इसके लिए जो मिक्सिंग रेशियो होगा वो है 1:6, यानी कि 1 सीमेंट और 6 सैंड। ठीक इसी प्रकार अगर प्लास्टर बिल्डिंग के बाहरी हिस्से पर होना है और वो भी 2 लेयर्स में, तो इसके लिए जो मिक्सिंग रेशियो रहेगा वो भी लेयर वाइज होगा। जो सबसे पहली लेयर होगी यानी कि बेस लेयर, उसका रेशियो रहेगा 1:5, यानी कि 1:5 का, जिसमें 1 सीमेंट की मात्रा है और 5 सैंड की। वहीं टॉप लेयर की बात करें तो उसका रेशियो रहेगा 1:4, यानी कि 1:4 का, जिसमें 1 सीमेंट की मात्रा है जबकि 4 सैंड की। अब तीसरे नंबर पर है कंट्रोल ऑफ मिक्सिंग रेशियो। जी हां, ट्रेडिशनल प्लास्टर में यह बहुत ही अहम पड़ाव है, क्योंकि इसमें हुई लापरवाही एक ऐसी परेशानी बन जाती है जो समय के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। अच्छा खासा घर खंडहर सा दिखने लगता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि प्लास्टर के लिए जो मसाला बनाया जाता है उसमें रॉ मटेरियल्स जैसे कि सीमेंट और रेत, इनका मिक्सिंग रेशियो सही रहे। मसाला कभी भी अंदाजे से ना बनवाने दें। इसके लिए साइट पर कुछ ऐसे बॉक्स बनवाए जा सकते हैं या इन्हें मार्केट से खरीदा जा सकता है, जिसे मेजरमेंट बॉक्स कहा जाता है। अगर कोई मसाला जिसका रेशियो 1:3 है तो उसे बनाने के लिए इस बॉक्स से 1 बॉक्स सीमेंट डालेंगे
और 3 बॉक्स रेत। इस प्रकार मिक्सिंग रेशियो पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा इस मसाले की प्रॉपर्टीज को और बेहतर करने के लिए इसमें कुछ अन्य चीजें भी मिलाई जा सकती हैं, जैसे वाटरप्रूफिंग कंपाउंड और फाइबर इत्यादि, जिससे यह प्लास्टर वाटरप्रूफ और फाइबर रीइंफोर्स्ड हो जाता है। चौथे नंबर पर है कि कौन सी रेत यूज करें और किस रेशियो में। वैसे आमतौर पर जो देखने को मिलता है उसमें 2 चीजें कॉमन हैं। पहला, या तो सिर्फ फाइन सैंड से प्लास्टर किया गया होता है, और दूसरा, या सिर्फ कोर्स सैंड से, जो कि सही नहीं। इसे उदाहरण के तौर पर कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कंक्रीट बनाते वक्त अगर सिर्फ एग्रीगेट ही एग्रीगेट मिलाएं, यानी कि रोड़ी ही रोड़ी मिलाएं, या फिर सिर्फ सैंड ही सैंड मिलाएं, यानी कि बालू ही बालू मिलाएं, तो रिजल्ट कैसा रहेगा। ठीक वैसा ही प्लास्टर के साथ भी है। इसलिए प्लास्टर मजबूत और टिकाऊ हो, इसके लिए जरूरी है सैंड की कुल मात्रा में 60% का जो हिस्सा है वो कोर्स सैंड का हो, जबकि बाकी का 40% का हिस्सा फाइन सैंड का। इस प्रकार जो मसाला तैयार होगा वो निश्चित ही बेहतर होगा। ध्यान रहे कि फाइन सैंड का विशेष ध्यान रखना होता है। ये साफ हो, इसमें मिट्टी की मात्रा ना हो और बाकी अशुद्धियां भी ना हो। सिल्ट कंटेंट 8% से अधिक ना हो। 5वें नंबर पर है कि मसाले में पानी कब मिलाएं और पानी मिलाने के कितनी देर बाद मसाला यूज हो जाना चाहिए। देखिए, प्लास्टर कोई भी हो खराब नहीं होता। वो खराब तब होता है जब मिक्सिंग रेशियो खराब हो, रेत की क्वालिटी खराब हो, मिक्सिंग सही से ना किया गया हो, जरूरत से ज्यादा पानी मिला दिया हो और ढेर सारा मसाला एक ही बार बना दिया हो, यानी कि सुबह तैयार किया गया मसाला शाम तक यूज किया जाता हो। एक बार में उतना ही मसाला तैयार करवाएं जितना तुरंत यूज कर सकें। ऐसा इसलिए बताया जाता है क्योंकि सीमेंट की जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो सिर्फ आधा घंटा है, जबकि फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटा। ऐसे में अगर एक ही बार में ढेर सारा मसाला बना लेते हैं तो कुछ देर के बाद वह सेट होने लगता है और सूखने लगता है। फिर उस मसाले में बार बार पानी मिलाया जाता है और काम में लाते हैं। बस यही वजह है कि ऐसा प्लास्टर हर तरह से कमजोर हो जाता है। अब वो बात अलग है कि इसके लक्षण तुरंत नहीं दिखाई देते, लेकिन कुछ समय के बाद प्लास्टर झड़कर गिरने लगता है और धीरे धीरे यह समस्या बेकाबू हो जाती है। यहां यह बात आज गांठ बांध लें, अगर प्लास्टर में रॉ मटेरियल की क्वालिटी सही हो और उन्हें सही मात्रा में और सही तरीके से मिक्स करके समय पर यूज कर लिया जाए तो वह प्लास्टर नहीं पत्थर बन जाता है। इसलिए मसाले में तब पानी मिलाएं जब वर्क फ्रंट तैयार हो, यानी कि मसाले को तुरंत यूज किया जा सके। 6ठे नंबर पर है सरफेस प्रिपरेशन, यानी कि प्लास्टर से पहले क्या क्या करना है। जहां पर प्लास्टर होना है वहां प्लास्टर से पहले यह काम जरूर करवा लें। पहला, अगर कंक्रीट सरफेस है जैसे कॉलम, बीम, छत इत्यादि, तो उसकी हैकिंग करके उसे रफ यानी कि खुरदरा कर देते हैं ताकि बॉन्डिंग में कोई दिक्कत ना आए। अगर सरफेस पर धूल, मिट्टी या किसी भी प्रकार का कोई भी लूज मटेरियल चिपका हुआ है तो वायर ब्रश की मदद से उसे साफ कर देते हैं। 3rd नंबर पर है जहां प्लास्टर होना है, प्लास्टर करने से ठीक पहले उसकी साफ पानी से धुलाई करते हैं। यह प्लास्टर की पकड़ मजबूत बनाने में मदद करता है। 4th नंबर पर है जहां पर अलग अलग नेचर की 2 चीजें जुड़ रही हों, जैसे कि कंक्रीट और ब्रिक्स का जॉइंट, जो कुछ इस तरह हो सकता है। यहां पर वायर मैश लगाकर इसे कवर जरूर करवाएं। बस ध्यान रहे कि यह वायर मैश कुछ इस तरह उस जोड़ के दोनों तरफ कम से कम 4 इंच ओवरलैप करे, जिसे कील या स्क्रू लगाकर फिक्स कर दिया जाता है ताकि प्लास्टर के दौरान यह अपनी जगह से डिस्टर्ब ना हो। ऐसा नहीं करने पर इन जगहों में प्लास्टर पर दरारें आ जाती हैं।
5th नंबर पर है जिस एरिया सिक्स्थ नंबर पर है प्लास्टर लाइन और लेवल में हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। इसके लिए हम पूरे सरफेस पर बूंदे लगवाते हैं जिसे लेवल पैग या ठिए लगाना भी कहते हैं। इन्हें कितनी दूरी पर और कैसे लगाते हैं, आइए ये जानते हैं। काम करने की आसानी को देखते हुए इन्हें हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ओर लगाना चाहिए और कोशिश करें कि इनके बीच में 4 फीट से अधिक दूरी ना रहे, क्योंकि ये जितना दूर होंगे प्लास्टर को फिनिश करने के लिए उतनी ही लंबी मेटालिक ट्यूब, जिसे फंटी कहते हैं, उसकी जरूरत होगी। और ज़्यादा लंबी ट्यूब को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्लास्टर फिनिश करने के लिए इस मेटालिक ट्यूब को कुछ इस तरह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ओर चलाना होता है। 7वें नंबर पर है थिकनेस ऑफ प्लास्टर। प्लास्टर की मोटाई का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। मोटाई का बहुत कम होना या बहुत अधिक होना, ये दोनों ही स्थितियां प्लास्टर के लिए सही नहीं है। ध्यान रहे, सीलिंग में अधिकतम 10 मिलीमीटर से मोटा प्लास्टर नहीं होना चाहिए। यदि छत का लेवल सही ना हो और प्लास्टर मोटा आ रहा हो तो छत में जहां पर भी लेवल की समस्या है उस हिस्से को हाई स्ट्रेंथ मोटार से पहले लेवल कर दें। अब बात करते हैं दीवारों की। दीवारों की फिनिश साइड पर प्लास्टर की मोटाई 10 मिलीमीटर से लेकर 15 मिलीमीटर के बीच ही होनी चाहिए, जबकि उसके दूसरी तरफ यानी कि रफ हिस्से पर यह मोटाई 12 मिलीमीटर से लेकर 18 मिलीमीटर तक रखी जा सकती है। आखिर में है प्लास्टर की तराई। तराई कितनी जरूरी है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, अगर प्लास्टर की तराई नहीं होती है तो चाहे कितनी ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल क्यों ना लगाया हो या काम कितने बढ़िया तरीके से क्यों ना किया गया हो, सब बेकार हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि प्लास्टर होने के अगले दिन से अगले 1 सप्ताह तक दिन में 3 बार रोजाना तराई होनी चाहिए। और तराई मतलब तराई ही हो, बवाल टलाई नहीं। तो इस वीडियो में जिन बातों का जिक्र किया गया, अगर उन्हें ध्यान में रखते हुए प्लास्टर करवाते हैं तो प्लास्टर मजबूत ही नहीं टिकाऊ भी होगा। आप वीडियो में यहां तक बने रहे, आपका धन्यवाद। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।